तो दोस्तों प्यारे हमारे साथियों, जैसा कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक, पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक, क्या हम बोल रहा हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये मेरा कंप्लीट हुआ था। ठीक है, आज हम लोग नए सोशल रिवॉल्यूशन मूवमेंट पे, ठीक है, चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो भी एकदम जो तेज़ तर्रार रिवीजन फास्ट करना चाह रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो है पार्ट 3। ठीक है, आप पार्ट 3 को देखिए और सिविल सर्विस में मार दीजिए, ठोक दीजिए, एक भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई इधर उधर का भाषण दिए हुए। मैं हूं भैया राहुल उर्फ हनी भैया। ठीक है, उर्फ जो है थोड़ा बहुत हो जाता है। तो जैसे कि पार्ट 1 में हम आपने पढ़ाया था कि क्या है, अराइवल्स ऑफ इंडिया पढ़े थे हम लोग। ठीक है, अराइवल्स ऑफ इंडिया में हम लोग क्या पढ़ा था कि जो है अराइवल्स ऑफ इंडिया में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि पोर्तुगीज़ आए थे। ठीक है, फास्ट चलेंगे। ठीक है, ये सब का रिवीजन आप कर लीजिए। ठीक है, कौन कौन आया था, शासन एकदम पॉइंट वाइज। ठीक है, ये सब बता दिए थे। जैसे कि उसके बाद अल्मीडा आया था। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। उसके बाद क्या आया, सबसे पहले बार्थेलोमेव डियाज, केप ऑफ गुड होप। उसके बाद वास्को डी गामा। उसके बाद पेड्रो अल्वाज कैब्रेल। ठीक है, उसके बाद देखिए अल्मीडा। ठीक है, उसके बाद चलिए अल्मीडा, अल्बुकर्क, नीनो दी कुन्हा। ठीक है, उसके बाद हमने ये डच के बारे में पढ़ा था। ठीक है, डच में के बारे में पढ़ा था कि सबसे 1605 में मसूलीपट्टनम में पहला फैक्ट्री लगाया था। ठीक है, उसके बाद हमने अराइवल ऑफ इंग्लिश में देखा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो था क्रोनोलॉजी के साथ याद करना है। ठीक है, इसमें आपको क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए कि 1600 में ये हुआ, फिर 1608 में ये हुआ, फिर जो है 1612 में ये हुआ, 13 में ये हुआ, 15 में ये हुआ, 32 में ये हुआ, 39 में ये हुआ। ठीक है, क्रोनोलॉजी जिसको कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी। ठीक है, क्रमबद्ध एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया था क्लास में। ठीक है, उसके बाद मेरा फ्रेंच आया था, फ्रेंच में डुप्लेक्स था। ठीक है, उसके बाद कार्नेटिक वार था, इंपॉर्टेंट जो है ट्रीटी हम लोग को पढ़ना था। ठीक है, वो सब पढ़ लिए थे। उसके बाद जो है इंडिया एट द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, इसको पढ़ना था, जिसमें औरंगजेब जो था, ठीक था, पढ़े थे। नादिर शाह और जो है अहमद शाह अब्दाली का जो है अटैक हुआ था। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ राजा थे जो कि अयोग्य थे, औरंगजेब के बाद जो आए थे अयोग्य, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था कि जहांगीर शाह, ठीक है, फारूक सियार, मोहम्मद शाह, और इसका इंपॉर्टेंट जो चीज़ है। ठीक है, ये सब पढ़ लिए थे, ये सब पढ़ लिए थे पहले। आलमगीर टू, शाह आलम टू, अकबर टू, बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये सब था। उसके बाद हमने ये पढ़ा था जो है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि रीजनल स्टेट्स का उदय हुआ था। ठीक है, रीजनल स्टेट्स का उदय हुआ था, जिसमें कौन कौन था, जैसे कि यहाँ पर ये सब पढ़े हुए थे। सर्वे ऑफ रीजनल स्टेट्स मेंस का टॉपिक था, तो उसको छोड़ दिए थे। उसके बाद यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में वही था कि ट्रेड एक्सपोर्ट हो रहा था, सोसाइटी जो था जो वर्णों में विभाजित था, ये सब पढ़ लिए थे। ठीक है, पेंटिंग जो है कंगा का पेंटिंग था, कंगा। उसके बाद जो है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, एक्सपेंशन भी किया ये इन्होंने। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर, और किसी को अपने क्षेत्र में भी लिया, जिसको कहते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने देखा था कि बंगाल को कॉन्किस्ट किया, अलवर्दी खान था वहाँ का शासक, और इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमने ये भी देखा था। ठीक है, रिवीजन चल रहा है ना। ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुआ, क्लाइव जो है, ट्रीटी ऑफ 1760 हुआ। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ। ये सब नॉर्मल है, सबको पता रहता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद देखिए, ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बच गया था, तो ये था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, उसके तहत क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, ये बच लग रहा है पुराने वीडियो में नहीं बताए थे, तो देख लीजिए। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट आया। उसके बाद उडियार डायनेस्टी। ठीक है, मैसूर में। ठीक है, क्या मैसूर में क्या चल रहा था, उडियार डायनेस्टी, बैटल ऑफ तालीकोटा, ये सबको याद रखिएगा। ठीक है, हैदर अली, जैसा कि हमने बताया था कि हैदर अली और टीपू सुल्तान का क्षेत्र जो था साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से थोड़ा आगे था। ठीक है, यूरोपियन मॉडल था। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हमने ये भी पढ़ा था कि एंग्लो मैसूर वार हुआ था। ठीक है, मैसूर वार होने के 2 साल हुआ था, उसमें जो है हमने इंपॉर्टेंट ट्रीटी, जैसे कि देख लीजिए, ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ। सेकंड में मेरा मैंगलोर हुआ। उसके बाद थर्ड मैसूर वार में मेरा कौन सा ट्रीटी हुआ, श्रीरंगपट्टनम। उसके बाद टीपू सुल्तान का हमने देखा कि मल्टी लैंग्वेज यूज होता था, कैपिटलिस्ट, फोकस्ड ऑन मिलिट्री आर्मी, ये सब हमने इंपॉर्टेंट चीज़ देख लिया था। टीपू सुल्तान के राज्य क्षेत्र में उस तरीके का जनता भी वहाँ पे निराश नहीं था, हमने ये सब भी पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद एंग्लो मराठा वार होता है, उसके तहत इंपॉर्टेंट ट्रीटी होता है। ठीक है, उसके बाद एंग्लो सिख होता है। ठीक है, एंग्लो सिख वार होता है। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, पंजाब में कॉन्क्वेस्ट कैसे किया, महाराजा रंजीत सिंह एंड द इंग्लिश, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, ये सब हो गया, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ये सब हम करा दिए थे। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं कि मेन देखिए, उसके बाद जो है कंसोलिडेशन जो किया था, रिलेशंस अपना बनाया था। ठीक है, एक्सपेंशन जो किया, कहाँ किया, एंग्लो बर्मा रिलेशन। ठीक है, एंग्लो बर्मा वार हुआ। ठीक है, सेकेंड एंग्लो बर्मा वार हुआ, थर्ड एंग्लो बर्मा वार हुआ। ठीक है, उसके बाद जो एंग्लो तिब्बत के साथ हुआ लहासा युद्ध हुआ, लहासा ट्रीटी हुआ। ठीक है, मतलब कि जो भी अगल बगल में थे, नेपाल, अफगान,
ठीक है, नेपाल, अफ़गान, तिब्बत, ठीक है, बर्मा, सभी से इन्होंने रिलेशंस किया, रिलेशंस एंड ट्रीटी किया, ठीक है। सबने रिलेशंस में क्या किया कि वार किया पहले, ठीक है, उसके बाद ट्रीटी कर लिया, ठीक है, मतलब लाभ ले लिया, ठीक है, प्रॉफिट, अपना कब्जा जो है उसके जगह कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से सब चीज़ चल रहा था। अब हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट फंडा पे आ गए हैं, ठीक है। हम लोग इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक जो पढ़ने वाले थे वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस, रिजाइनेंस, या इसको कह सकते हैं रिजाइनेंस या रेसिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश बिफोर 1857, ठीक है। 1857 जो क्रांति हुआ था उसके कारण भी बहुत पनप रहे थे, ठीक है। 1857 का जो क्रांति हुआ था इसमें जो है ब्रिटिश को थोड़ा धक्का लगा, ठीक है, कि कैसे ये लोग एकजुट होकर हम लोग की तरफ हम जो है युद्ध करने लगा। तो पनप जो रहा था क्या क्या कैसे कैसे पनपा, ठीक है, उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ये तो मेरा मेंस का टॉपिक है कि काउजी फैक्टर, क्या कारण था कि पीपुल जो है नाराज था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है कि हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेस, ठीक, हैवी बर्डन ऑफ टैक्सेस, न्यू टैक्सेस, मतलब जो मन टैक्सेस हुआ वो लगा दिए, ठीक है। इंक्रोचमेंट जो है ऑफ ट्रैवल लैंड्स, ठीक है। खास करके जो था कि देखिए सोसाइटी में, ठीक है, खास करके सोसाइटी में, रूरल सोसाइटी में क्या करता था, ये लोग शोषण करता था, ठीक है। और इसको जो है फैक्ट्री में ले जाके दिन भर काम करवाया जाता था, ठीक है। दिन भर काम करवा के पैसे नहीं दिया जाता था, ठीक है। एक जेल में रखना शुरू कर देता था, ठीक है। उसी में रहो, खाओ, पियो, उसके हिसाब से उसे पैसे भी नहीं दिए जाते थे जितना वो काम करता था घंटे। तो मतलब रूरल एरिया में जो है इन्होंने क्या किया, दोनों तरफ से मनी लेंडर जो ज़मींदार होते थे, ठीक है, और जो अंग्रेज़ के मिलिट्री सर्विस में जो मिलिट्री मैन होते थे, दोनों तरफ से यहाँ पे शोषण किया गया, ठीक है। देखिए वही है एक्सप्लॉइटेशन इन रूरल एरिया, ठीक है, रूरल सोसाइटी, एक्सपेंशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ट्रैवल एंड लीडिंग टू लॉस ऑफ ट्रैवल पीपुल, एग्रीकल्चर, मतलब फॉरेस्ट में जो ट्रैवल पीपुल रहते थे उसको भी भगाने का काम किया था हमारे ब्रिटिश, न्यू न्यू लॉ ला के, ठीक है, फॉरेस्ट को अपने कब्जे में करना चाहते थे, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट से, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि फॉरेस्ट से बहुत सारा, ठीक है, रिसोर्स आता है, फॉरेस्टे से आता है, जैसे कि हनी है, अभी के समय में हनी भी है, ठीक है, हमारा लकड़ी है, लकड़ी की तरफ से देख लीजिए, लकड़ी से क्या क्या बनता है, कुर्सी, मेज, विभिन्न प्रकार का आइटम। तो अंग्रेज सब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ये सब चीज़ पता चल गया था कि कच्चा माल क्या है, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि जितना भी वृक्ष था उसको वो अंडर लाना चाहते थे, जैसे नए नए हाउसेस बने, नए नए हाउसेस में अलमारी हो, ये हो, वो हो, फर्नीचर हो, ठीक है। तो अब जो ट्राइबल एरिया में रहते थे, फॉरेस्ट में जो ट्राइबल लोग थे, जनजाति लोग, उसको भगाना शुरू कर दिया अंग्रेज, इससे नाराज़ हुए, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ टकराव हुआ है, ठीक है, टकराव हुआ है, ठीक है, अंग्रेज, ठीक है, और ट्राइबल पीपुल के भी कहाँ कहाँ टकराव हुआ है, ठीक है, ठीक, टकराव मतलब क्या, कोलैप्सन हुआ है, कोलैप्सन, ठीक है। तो ये सब कारण है, ये हमारा मेंस का टॉपिक है, ठीक है। आप बोलेंगे तो पढ़ाने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है, समझाने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है, देख सकते हैं। और क्या है, देखिए जो भारतीय मुल्क के इंडस्ट्री थे उसको जो है क्या करना शुरू कर दिया, उसको तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया, तोड़ा गया, ठीक है, एक तरीके से जो है ध्वस्त कर देना गया, ठीक है। देख लीजिए रूइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, मतलब कि हैंडीक्राफ्ट जितने भी हाथों से चीज़ बनाए जाते थे, जैसे कि आपने देखा होगा कि घड़ा जो होता है, ठीक है, जैसे कि घड़ा होता है, ठीक है, घड़ा को बहुत हैंडीक्राफ्ट तरीके से उसमें सजावट कर देता है चारों बगल, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक उसी प्रकार से जो है हाथ में पहनने वाला बाली जो होता था उसको भी जो है हाथों से बनाया जाता था। ये सब जितने भी आइटम थे ना, जैसे कि एक फ़ोटो फ्रेम पहले जैसे बनता था इस प्रकार का, जैसे फ़ोटो फ्रेम बना, तो वो हाथ के हिसाब से वो चारों बगल डिज़ाइन दिया जाता था, ऐसे करके डिज़ाइन कर दिया जाता था। तो जितने भी इस प्रकार के आइटम थे ना उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम हमारा करने का हमारा प्रयास किसका था, अंग्रेज़ों का था, ठीक है। इन सब चीज़ों में जो है दखल देने के बाद, ठीक है, तो कोई भी आदमी नाराज़ होगा ही, ठीक है। तो इस प्रकार नाराज़ होने के कारण जो है हमारा 1857 का रिवोल्ट देखने को मिलता है। ये मेरा, ठीक है, ये जो था मेरा क्या कहते हैं मेंस का टॉपिक है, ठीक है। आपको पता चल गया कि मेंस में भी हम कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ सिविल रिवोल्ट होते रहा, ठीक है, उसको देखते हैं जो इम्पोर्टेंट रिवोल्ट है, ठीक है।
जो इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले मेरा 1770 में क्रोनोलॉजी के जैसे हम लोग चलेंगे, क्या चलेंगे, क्रोनोलॉजी की तरफ से हम लोग चलेंगे। ठीक है दोस्तों, प्यारे दोस्तों समझ लीजिए। अब सन्यासी रिवोल्ट आया, उसके बाद मेरा अहोम आया। ठीक है, अब कोई बोल देगा कि क्रोनोलॉजी की तरह मिलाइए प्रीलिम्स में, हमारा मेंस में, तो आप 1 दे देगा या 2 दे देगा। तो ऑप्शन में रहेगा 2 1 या 1 2, ठीक है, या नन ऑफ दीज या एक से अधिक। तो आप क्या देंगे, 1 2, मतलब सन्यासी आया, उसके बाद अहोम आया, फिर उसके बाद कोई और आया। तो क्रोनोलॉजी के जैसे याद करने का यूपीएससी में ये है कि कोई भी चीज़ याद करना है कि क्रोनोलॉजी जैसा याद करना है। ठीक है, क्रोनोलॉजी जैसा याद करेंगे उससे फ़ायदा बहुत है, आपको प्रीलिम्स में मदद मिलेगा, मेंस में भी, यहाँ तक कि आप कुछ ना कुछ लिख पाएंगे यदि नहीं भी जानते हैं तो चलिए हम लोग आइए अपना भाषणबाजी थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, तो क्या है सन्यासी रिवोल्ट में, क्या है कि रीज़न, मेरा मेन रीज़न यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स ऑन द पीपुल बाय द कंपनी ड्यूरिंग मेसिव फेमिन रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय द सन्यासी टू द होली प्लेस, सन्यासी ऑर्गेनाइज रेड्स ऑन द कंपनी फैक्ट्री सप्रेजेड। मतलब इसका ये था कि जैसे कि होली प्लेसेस होता था, ठीक है, होली प्लेसेस, ठीक है, इसमें रिस्ट्रिक्शंस था। ठीक है, बहुत सारे आदमी को रिस्ट्रिक्शंस था। ठीक है, वहीं से निकल के आया है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, मेरा सन्यासी रिवोल्ट। ठीक है, कंपनी, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इतना दिमाग में रखेंगे। ठीक है, सन्यासी क्या बोल रहा है यहाँ पे, सन्यासी ऑर्गेनाइज्ड रेड्स ऑन द कंपनी फैक्ट्री। ठीक है, वारन हास्टिंग्स याद रखेंगे। ठीक है, सन्यासी रिवोल्ट हो गया। ठीक, चलिए अब अहोम का क्या है सिस्टम, अहोम रिवोल्ट। ठीक है, अहोम रिवोल्ट लीडर हमारा यहाँ पर याद रखेंगे गोमदार कन्वर। क्या याद रखेंगे, गोमदार कन्वर। ब्रिटिश हैज़ प्लेस टू विद्रो फ्रॉम असम आफ्टर फर्स्ट बर्मा वार। ठीक है, बट इंस्टेड दे ट्राई टू इंक्लूड द रीजन अंडर कंपनी डोमिनेटर। फाइनली ए स्टेटमेंट एग्रीड वी मेड द महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र। ठीक है, सबसे पहले जो यहाँ पर हमको ब्रिटिश जो शपथ लिया था कि असम, मतलब कि बर्मा, यदि आप बर्मा वार में, ठीक है, यहाँ पर देखिए बर्मा वार जो है उसमें असम लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जिससे असम में जो है अंग्रेज़ों का दबदबा छूट जाएगा, ऐसा कुछ कहा था। ठीक है, लेकिन युद्ध में हेल्प करने के बाद भी, युद्ध में हेल्प करने के बाद भी जब अंग्रेज़ों ने असम को नहीं छोड़ा, ठीक है, तो ये अहोम रिवोल्ट आने का प्रावधान हुआ। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट जो है आपको ये याद रखना है दोस्तों कि सन्यासी रिवोल्ट, ठीक है, 77, ठीक है, और अहोम रिवोल्ट 1828। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर कच्छ रिविलियन। ठीक है, कच्छ में जो हुआ था, लीडर है मेरा राव भरमाल। ठीक है, इसमें भी जो क्या हुआ था कि ब्रिटिश जो है कंट्रोल करने लगा था कच्छ वाले ज़िले पे, तब जो है राव भरमाल जो है, ठीक है, अपना खेला शुरू किया, अपना पावर दिखाना शुरू किया ब्रिटिश के ऊपर। ये दोनों का राइवलरी हुआ, उसी को कच्छ रिविलियन जानते हैं। जैसा कि ये भी जो है एंग्लो बर्मा वार में जो हेल्प किया था, जिसके कारण दोनों के बीच हमें क्या करना पड़ा कि जो है युद्ध लड़ना पड़ा। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर लास्ट में कॉन्सेंट्रेटिव पॉलिसी जो है दोनों अपनाया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा फास्ट चलेंगे, बहुत सारा है। वाघेरा राइजिंग, ठीक है, वाघेरा राइजिंग। ठीक है, आप इसका डेट थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। सूरत साल्ट एजिटेशंस, ठीक है, पाइका रिविलियन। ठीक है, क्या है पाइका रिविलियन। लीडर्स बक्सी जगबंधु विद्याधर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देख के निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोल्हापुर एंड स्वंत सावंतवादी रिवोल्ट 1844, रिवोल्ट ऑफ राजा विजय, मतलब कि ये 1857 से पहले जो था। ठीक है, इस प्रकार का रिवोल्ट जो है, ठीक है, अंग्रेज़ और जो आदमी है जो भारत में रह रहे हैं, जिसके ऊपर अंग्रेज़ काम कर रहा है कि यहीं हमको गुलाम बनाना, ये दोनों के बीच जो है नोक झोंक होते रहता था। उसी का ये सब एग्जाम्पल है। कोल्हापुर एंड स्वतंत्रवादी रिवोल्ट, रिवोल्ट ऑफ राजा ऑफ विजयनगरम। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है देख लीजिए। पोलीगर्स रिवोल्ट, पोलीगर जो हम लोग पढ़ते थे, कंगुआ जैसे मूवी आ रहा है, लोगों को हेल्प करके भाग जाता था। ठीक है, ये सब रिवोल्ट के बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले सकते हैं, उतना नहीं ले सकते हैं। ठीक है, रिवोल्ट ऑफ दीवान वेलू टम्पी 1805। ठीक है, कुका रिवोल्ट, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुका रिवोल्ट इम्पोर्टेंट है थोड़ा। भगत जवाहर माई और राम सिंह। ठीक है, वहाबी मूवमेंट। ठीक है, वहाबी मूवमेंट, सैयद अहमद और बरेली, अब्दुल वहाब। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम याद रखिए। ठीक है, और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत।
इसमें भी देख लीजिए ऊपर में, ठीक है। तो ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट सिविल था वो, ये जितने भी थे इसमें सिविल था, मतलब सिविल के तरीके से काम हो रहा था, लड़ाई हो रहा था। अब देखिए कि कुछ क्या हो रहा था, पीजेंट्स यानी किसान, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है, फास्ट में। नलकर-बेरिया अपराइजिंग, ठीक है, नलकर-बेरिया अपराइजिंग, फराइजी रिवोल्ट, पागल पैंथिस, ठीक है, इस प्रकार का विरोध होते गया, ठीक है। यही सब विरोध के कारण 1857 हुआ, एकदम एक विशाल रूप से, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था, ठीक है, उसका एक अलग कारण है। लेकिन अंग्रेज़ों को लगा कि साले बहुत पावर है ये लोग के बारे में इंडियन में, ठीक है। तो पीजेंट्स मूवमेंट में कौन कौन सा, नलकर-बेरिया अपराइजिंग, फराइजी रिवोल्ट, पागल पैंथिस, याद रखना है बस, ठीक है। और एग्जाम्पल में आप मेंस में लिख सकते हैं, मैं मोपला अपराइजिंग, ठीक है। उसके बाद ट्रैवल का जो रिवोल्ट हुआ, ट्रैवल यानी अंग्रेज और किसके बीच, अंग्रेज और, बोलिए सर आप बताइए, अंग्रेज और ट्रैवल पीपुल के जो बात, ये जो टकराव हुआ, उसी में टकराव में देखिए कौन कौन टकराव है, टकराव का क्या नाम है, चूअर अपराइजिंग, हु राइजिंग, कांद अपराइजिंग, ये सब जो है ट्रैवल है, चूअर, हु, कांद, ट्रैवल पीपुल का जो है ये शब्द है, समझे, इसलिए ये सब ऐसा आपको देखिए, कोल मुटिनी, ठीक है, कोल मुटुनी, ठीक है, संथाल राइजिंग, कांद, हो, ठीक है, ये सबको आप मेंस में यदि पूछता है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, खासी अपराइजिंग, मुंडा रिवोल्ट, समझ रहे हैं ना, ये सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। भील सिंगपो रिवोल्ट 1830 में, तो ये मतलब कि खोल सकता है यूपीएससी, यदि चाहे तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा नाम याद रखिए किससे संबंध है, कोली रामोसी राइजी, ठीक है। उसके बाद जो है सैनिक सिपो मुटिनी, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ, ये सबको मारिए गोली, ठीक है, ज़्यादा अंदर नहीं जाइए। अब चलिए देखिए, ये सब हमको नहीं लग रहा है कि ये मेंस का टॉपिक है। 1857 जो है ये मेजर काउजेज, ये सब मेंस का टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको मैंने आइडिया दे ही दिया है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव काउजेज में जो है यहाँ पर देखिए कि मेन इंपॉर्टेंट यहाँ करप्शन है, ठीक है, क्या है, करप्शन है। और जितने भी लॉ बनते थे, पॉलिसी बनती थी, वो सब ब्रिटिश के लिए ही फ़ायदा पहुँचा रहे थे, ठीक है। 1857 का हम एडमिनिस्ट्रेटिव काउज पढ़ रहे हैं, जिसमें है करप्शन एक पहला मुद्दा है, करप्शन हो रहा था। दूसरा ये था कि जितने भी लॉ बनते थे, ठीक है, लॉ वो सब डायरेक्ट ब्रिटिश को लाभ पहुंचा रहे थे, इंडियन पीपल को यार लाभ नहीं पहुंचा रहे थे, समझ रहे हैं ना प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों एकदम आप जो है बने रहिए दोस्तों, आप बनिएगा तब कुछ आप भी बनिएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए सोशियो रिलीजियस काउज क्या था, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, रेशियल ओवरटोन्स एंड सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ द ब्रिटिश ओवर द इंडियंस, ठीक, मतलब कि ये ब्रिटिश लोग जो भी थे, ये इसके जो हैबिट थे वो ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर जो है थोप रहे थे, ऐसा करो वैसा नहीं करो। और हम लोग थे जो रूढ़िवादी समाज में रहते थे, तभी वो लोग सोच रहे थे साले कि ये लोग कैसे कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दूसरा चीज़ ये किया कि आबादी बढ़ाने के लिए शादी करना शुरू कर दिया लोकल पीपुल से, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि इंडियन समझने लगा धीरे धीरे कि साली कर क्या रहा है, मतलब कि सबसे पहले तो ये अपना हैबिट को अपने मेरे ऊपर थोप रहा है, ठीक है, इंडियन बोल रहा है, ठीक है, इंडियन बोल रहा है कि साले ये लोग हमें अपना हैबिट थोप रहा है, बोल रहा है भगवान कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। और दूसरा जो है ये लोकल से शादी कर रहा है, अपना आबादी बढ़ा रहा है, जो इंडियन को पसंद नहीं आया, ठीक है, वही है, देख लीजिए जो बोले हैं वही यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है, ठीक है, देख लीजिए रेशियल ओवरटोन्स, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए क्रिश्चियंस मिशनरी एक्टिविटीज नॉट लाइक बाय द इंडियंस, ठीक है, ये सब अपने से पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक है। एक्सटर्नल काउज में आप ये सब देख सकते हैं, इमीडिएट काउज था, ठीक है, इमीडिएट काउज थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, समय है तो, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारे मंगल पांडे, आप दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है, ये जो मंगल पांडे थे, ठीक है, ये मंगल पांडे जो थे, इसके पास एक बंदूक आया, ठीक है, बंदूक आया, उसमें एक अफवाह फैल गया कि ये जो बनता है या इसको जो चलाना पड़ता है, वो जो बारूद चलाना पड़ता है, जो भी हो, बारूद हो कि कार्टेरिजेज हो, उसमें क्या है कि कुछ गाय और सुअर, हम लोग जो कहते हैं बीफ ऑफ काउ एंड पिग फैट, ठीक है, बीफ ऑफ
पिग एंड काउ, ठीक है, ऐसा कुछ है। इसमें इसका कुछ अंश है, इस्तेमाल है, ठीक है। इससे हिंदू मुस्लिम जो है पूरा दिमाग उसका खून खोल उठा, ठीक है। उसके बाद जो पारा गर्म हुआ मंगल पांडे का, ठीक है, ये मंगल पांडे का पारा जो गर्म हुआ वही कहलाया 1857 रिवोल्ट, ठीक है। और सब जो टकराव तो होते रहता था हमारा अंग्रेज और के साथ, लेकिन जब मंगल पांडे का पारा गरमाया, क्यों गरमाया, क्योंकि बंदूक का पारा गरम गया। बंदूक का पारा कैसे गर्म हुआ, क्योंकि उसमें पता चला कि बीफ जो है उसमें मिक्स है बंदूक चलाने में या कि बंदूक बनाने में, ठीक है। आप इसको डेप्थ में पढ़िए। तो पारा गर्म होने से मेरा 1857 होगा। पहले से पारा गर्म होते आ रहा था, लेकिन इमीडिएट काउज मतलब क्या, मतलब कुछ हुआ कि युद्ध हो गया, ठीक है, वही है, यही है। मंगल पांडे को इमीडिएट काउज माना जाता है, मान लीजिए, ठीक है। तो समझ रहे, बोन डस्ट भी होता है जो मिक्स हुआ। तो इस तरीके से मंगल पांडे का पारा गर्म हुआ, ठीक है, और 1857 का पारा गर्म हो गया, यानी 1857 रिवोल्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब उतना हम ज़्यादा भाषण देंगे नहीं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रीलिम्स की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको हम याद कभी कराते हैं आपको कि कैसे जो है मतलब कि याद रखना है, ठीक है। जैसे कि दिल्ली में हमारे इंडियन लीडर्स कौन थे, और ब्रिटिश रूलर को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये ब्रिटिश रूलर को भी याद रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंडियन लीडर है, ठीक है। तो दिल्ली में हमारा कौन थे, बहादुर, शाह जफर एंड बख्श खां, ऐसे याद रखिए। दिल्ली में दिल किसका बहादुर होता है, क्वेश्चन ये करना है, दिल किसका बहादुर होता है, तो बहादुर होता है यानी बहादुर शाह, ठीक है। मतलब दिल किसका बहादुर होता है, जैसे दिल्ली आया तो हम सीधा दिमाग में याद रखें दिल किसका बहादुर होता है यानी बहादुर शाह, समझे, ठीक है। एकदम इसको सिचुएशन के हिसाब से याद रखना है। हम खुद एक ट्रिक बाबा हैं, क्या है, ट्रिक बाबा, तो ट्रिक बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो हमसे टेंशन मत लीजिए दोस्तों, याद करवाने का काम मेरा है, ठीक है, हनी भैया। तो दूसरा मेरा क्या है, लखनऊ है, ठीक है। लखनऊ को कैसे याद रखेंगे, क्या है, उसका लीडर का नाम क्या है, बेगम हजरत महल एंड बर्जिस कादरी। तो देखिए सिचुएशन ये है कि पहले ज़माने में जो बच्चे होते थे उसको जो था बहुत लक होना पड़ता था, जीवन में लक होगा तभी कोई महल पे चढ़ सकता है, ठीक है। महल पे यानी बिल्डिंग पे चढ़ सकता है। अब मेरा लक सही था और मैंने महल पे चढ़ लिया, ठीक है। मतलब बिना लक यदि नहीं है तो आप महल पे नहीं चढ़ सकते हैं, समझे। ऐसा सिचुएशन बनाइए और मेरा याद हो गया, ठीक है। लक होगा, याद हो गया, बेगम हजरत महल, यानी लक होगा, लखनऊ लक होगा तभी आप महल पे चढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्या है, कानपुर, क्या है, कानपुर का याद कैसे रखेंगे, नाना साहेब एंड तांतिया टोपे, ठीक है। तांतिया टोपे दोस्तों बिहार के एक प्रमुख क्रांतिकारी औजार, फाइटर ऑफ द बॉम्ब आप कह सकते हैं, ठीक है। तो कानपुर को कैसे याद रखेंगे, नाना साहेब, ठीक है, नाना साहेब, ठीक है, और तांतिया टोपे कैसे याद रखेंगे। देखिए दोस्तों कानपुर है, यानी मेरे नाना जो है कानपुर गए, ठीक है, वहाँ से तोप खरीदे, ठीक है। कहाँ गए, मेरे नाना कहाँ गए, कानपुर गए, वहाँ से क्या कर दे, तोप खरीदे, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो उस तरीके से याद रख लीजिए, कानपुर गए, नाना जी कहाँ गए, तो नाना साहब हुआ क्या खरीदे, तोप खरीदे, तो तांतिया टोपे हो गया, ठीक है, एकदम याद रखेंगे। बरेली से आपको, जैसे कि बरेली से याद रखना है खान बहादुर खान, ठीक है, बहादुर खान, ठीक है। अब क्या होते हैं बड़े लोग, क्या होते हैं बहादुर होते हैं, क्या होते हैं बड़े लोग बहादुर होते हैं, ठीक है। ये पहला पढ़ाए थे कि दिल किसका बहादुर है, समझे, और बड़े लोग का भी दिल क्या होता है, बहादुर होता है, सोचने का अलग शक्ति होता है, ठीक है। तो याद हो गया। उसके बाद फैज़ाबाद में क्या है, मौलवी अहमदुल्ला, फैज़ाबाद, तो फैज़ा मौला, ठीक है, फैज़ा मौला ऐसे याद रखेंगे। इसको 10 बार बोलेंगे, फैज़ा मौला, फैज़ा मौला, फैज़ा मौला, फैज़ा मौला, फैज़ा मौला, याद हो गया, ठीक है। अब आरा से है कुंवर सिंह, कैसे याद रखेंगे, आरा, ठीक है। जैसे ये देखिए आरा है, आरा कू, ठीक है, आरा जैसे दिमाग में आया, देखो कन्वर सिंह है, ऐसे भी आ सकते हैं आराकू, ठीक है, आराकू। झांसी को लक्ष्मीबाई, तो जहाँ पता ही है, झांसी की रानी वाली थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो याद ही हो गया। तो मेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखिए फैज़ा मौली मौला, फैज़ा मौला ऐसे याद रखिए, आरा अराकू, ठीक है, आरा कू, ठीक है, आरा कू, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना देता है, वहाँ पे झूल नहीं जाइएगा, वहाँ पे झूल नहीं जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, ये भी पूछ देगा तो आपका मुंह ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंद हो जाना चाहिए। विंस्टन टेलर, हैजरोस, कॉलिन कैंपबेल, ठीक है,
यादें कर न लीजिए, याद करने में कितना समय लगता है। देखिए जॉन निकोलसन, ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोलिन कैंपबेल, विंसलॉ टेलर, हजलोस, ठीक है। आपको एक बार रिवाइज करा दे कि दिल किसका बहादुर होता है, तो बहादुर शाह जफर। लखनऊ किस को जिसका लक होगा वो महल में चढ़ेगा, यानी बेगम हजरत महल। नाना जी कहाँ गए, कानपुर गए, क्या लाए, तोप लाए। बरेली जो जिसका दिल बड़ा होता है वो बहादुर होता है, ठीक है, खान बहादुर। फैजा मौला फैजा मौला, तो मौलवी अहमदुल्ला अराकू, कुंवर सिंह। झांसी लक्ष्मी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। उसके बाद क्या हो गया कि रिवोल्ट तो हुआ, ठीक है, थोड़ा सा चोट तो पहुंचा दे अंग्रेज़ों को, लेकिन ये क्या हो गया, ये रिवोल्ट जो था मेरा, ठीक है, ये क्या हो गया मेरा, ये रिवोल्ट फेल्यूर हो गया, ठीक है, फेल्यूर हो गया, दब गया जिसको कहते हैं, उसी को कहते हैं इंग्लिश में यहाँ पर सप्रेशन, ठीक है। तो ये है सप्रेशन का क्या कारण था, ठीक है, वो सब आप देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ द रिवोल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस यानी रिवोल्ट के परिणाम क्या हुए, ये सब तो मेंस का टॉपिक लग रहा है, ठीक है। हाँ, अब ये टॉपिक बड़ी मस्त टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है देख लीजिए भैया, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। क्या टॉपिक है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है दोस्तों, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, बड़ी ज़बरदस्त टॉपिक है। यहाँ से मेंस का सवाल 2 बन जाता है, 2, ठीक है। तो इसको हम किस में रखेंगे, पार्ट 4 में, ठीक है। आपको ये बताइए कि समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये सब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवोल्ट, ये सब मेंस का टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे बर्बाद करने का समय है नहीं, लेकिन आप एक पीपीटी से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या हुआ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पीपीटी पढ़ने के लिए ही दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि हिंदू मुस्लिम्स यूनिटी वाज स्टार्कली विजिबल, यानी इसमें जो है हमको एक चीज़ देखने को मिला कि हिंदू और मुस्लिम एक जगह मिले, ठीक है। जैसे कि मल्टी पॉइंट, जैसे कि मार्क्सिस्ट ए conflict of peasants and feudal lords, British flight between civilizations and barbarism, Eric Stokes, Lawrence and Shelley, James Cottram, नेशनलिस्ट वी डी सावरकर, ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आरसी मजूमदार, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ दिमाग में याद रखना है कि ये रिवोल्ट का यूनिटी था, मेरा रिवोल्ट में यूनिटी आ गया था हमारा हिंदू मुस्लिम में, ठीक है। और यहाँ पर जो है नेशनलिस्ट जो है कुछ उभरा, यहाँ पर देख सकते हैं, आरसी मजूमदार, ठीक है। मार्क्सिस्ट का भी यहाँ पर पॉइंट आया है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो आपको मैंने आज फिर रिवीजन जो है करवा ही दिया है बढ़िया से। अब काउज ऑफ फेल्योर, ठीक है, आप इसको अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं। काउज ऑफ फेल्योर में वही देंगे जैसे कि एक तो पहले कि मिलिट्री जो था, ट्रेनिंग नहीं था, ट्रेनर नहीं था, ट्रेंड नहीं था, इसको आप कहते हैं। दूसरा उच्चतम प्रकार का औजार नहीं था, ठीक है। तीसरा लीडरशिप का अभाव था। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या था कि लीडरशिप यानी इस पूरे 1857 की क्रांति को कौन लीडर कौन कर रहा है, मतलब कौन कह रहा है कि यहाँ ऐसा करना है, यहाँ पे उसको उड़ाना है। जैसे गांधी जी जो थे असहयोग आंदोलन में काम कर रहे थे, उसके पीछे हज़ारों लाखों आदमी हो गए, यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा था किसी को, ठीक है। तो क्या था कि द रोल ऑफ लीडरशिप, ठीक है, द रोल ऑफ लीडरशिप इज ब्रेकडाउन मतलब कि कुछ पता नहीं चल रहा था, ठीक है, इसलिए फेल्योर हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। यहाँ पर देखिए क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं था, ठीक है, ठीक है। और जो था ये था कि एकता जो है थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, सभी मिल के जो है कोई सूचना का कोई सिस्टम, मतलब कि इन्फॉर्मेशन क्या सही है क्या नहीं है क्या गलत है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था, समझ रहे हैं, इसलिए फेल्योर हो गया। तो ये सब आपको मैंने बताया, और मेन इंपॉर्टेंट आपको मैंने ये बताया हूँ, ठीक है। इसको आप 10 बार पढ़िए, ठीक है, 10 बार पढ़िए, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, ठीक है। उसके बाद राइज ऑफ रिवोल्ट, इमीडिएट काउज, एक्सटर्नल काउज, ये सब पढ़ा दिए, ठीक है। तो यही था हमारा 1857 रिवोल्ट, समझ रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो यही था, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मेन टॉपिक जो एकदम दमदार टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, ठीक है, एकदम दमदार टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है प्रीलिम्स में लग जाएंगे, ठीक है। क्या समझ रहे हैं प्यारे दोस्तों, समझ रहे हैं ना, यही है टॉपिक, बढ़िया, बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। क्या टॉपिक है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। चलिए जो है इजाज़त दे दीजिए हनी भैया को, आपका अपना हनी भैया, ठीक है। इस हनी भैया को जो है बहुत आगे ले जाना है, ठीक है, दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। पॉलिटिक्स में जो है जाना है, लेकिन सबसे पहले उस आदमी जनता को पहले मजबूत करना है, फिर पॉलिटिक्स में जाना है, जनता को कुछ ऐसा मजबूत एजुकेशन देना है, ठीक है। तो चलिए, तो नमस्ते, मिलते हैं आपका हनी भैया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हनी भैया का लोगो, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ये देख लीजिए हनी भैया का लोगो, ठीक है। इसी के साथ इस लोगो से जो है ख़त्म करते हैं ये लोगो। नमस्ते प्रणाम सभी को, एकदम खाइए पीजिए मस्त होइए, पानी पीजिए ज़्यादा, ठीक है, गर्मी का समय है, तो चलिए।